नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कई अहम राज्यों में चुनाव होने हैं, पर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी राज्यों में पहले ही हार मान ली है और फोकस सिर्फ केरल पर है। राहुल गांधी का ज्यादा वक्त केरल में ही गुजर रहा है। केरल के चुनावी प्रचार में वो जुटे हुए हैं, बड़े बड़े चुनावी वादे भी कर रहे हैं। कभी विधायक चांडी उमान के साथ सड़क पर साइकिल चला रहे हैं, तो कभी बस की सवारी कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने केरल में एक महिला मुख्यमंत्री का दांव चल दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि महिलाएं केरल के विकास में सक्रिय भागीदार बने। तो आज राहुल गांधी के केरल दौरे पर चर्चा करेंगे, साथ ही संसद में कांग्रेस के विरोध की भी डिटेल्स आपको बताएंगे। दरअसल आज संसद में एफसीआरए से संबंधित नए बिल को लेकर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। सदन को चलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी तो नदारद थे, पर कांग्रेस के सांसदों ने मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। बिल के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई, जिसमें सांसदों ने भाग लिया। तो एफसीआरए को लेकर कांग्रेस के बवाल की भी डिटेल्स देंगे। साथ ही कांग्रेस को 24 अकबर रोड खाली करना ही होगा। छोटी सी राहत के बाद अब कांग्रेस पर आफत टूट पड़ी है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले बात केरल की करते हैं। इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं राहुल गांधी, अब कह रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता दें अगर केरल में, तब संभावना बन सकती है। या फिर महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो प्रियंका वाड्रा को ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देते। जिस प्रदेश में आप मुख्यमंत्री की दावेदारी महिला के हाथ में देने की कोशिश कर रहे हो, और जिस प्रदेश से आपकी बहन प्रियंका वाड्रा सांसद बनकर आई है, वहां की जिम्मेदारी तक उसे नहीं दी गई, तो फिर महिला मुख्यमंत्री की बात करने के लिए राहुल गांधी को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आपके कितने स्टेट में सरकार है? अभी भी कर्नाटक में सरकार है आपकी, तेलंगाना में सरकार आपकी है, हिमाचल प्रदेश में सरकार आपकी है, लेकिन 3 स्टेट में आप एक ओबीसी मुख्यमंत्री के तौर पर केवल कर्नाटक में, वो भी मजबूरी में दे सके, एक दलित मुख्यमंत्री आप नहीं दे सके। लेकिन कहते क्या है, देखो भाई, कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो कैबिनेट से लेकर, कैबिनेट मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, यानी कि कैबिनेट में जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, उन लोगों से लेकर नीचे कैबिनेट मिनिस्ट्री से लेकर चीफ मिनिस्टरशिप तक हर जगह पर दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी महिलाओं की बात कर रहे हैं केरल में जाकर, जहां अभी उनकी सरकार बनने की संभावना सबसे कमजोर दिख रही है। लेकिन वहां पर महिलाओं के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कहते? कर्नाटक में रिजीम चेंज की बात चल रही है, चलो न सिद्धारमैया न डीके शिव कुमार, महिला मुख्यमंत्री ही बना दिया जाए। क्यों नहीं कहते कि तेलंगाना में महिला मुख्यमंत्री एक दे दो? हिमाचल प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रही प्रतिभा सिंह, लेकिन वहां जब प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थी वहां की कांग्रेस की, उन्होंने दावेदारी पेश की, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो कांग्रेस में ये महिला कार्ड खेलने की बात नहीं हो सकती। ये भले ही मजबूरी में सोनिया गांधी को पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर या कांग्रेस के अध्यक्ष बना सकते हैं, क्योंकि उस गांधी नेहरू परिवार में उस समय, उस दौरान कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। जवाहरलाल नेहरू का भी एक बेटा और एक बेटी होती तो इंदिरा गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनती। अकेले जब जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी ही थी तो इंदिरा गांधी को ही आगे आना था, खानदान तो चलाना था। उसी तरीके से इंदिरा गांधी की बात है। इंदिरा गांधी जब तक संजय गांधी, राजीव गांधी रहे, उस समय तक अपने बहुओं को कोई अधिकार नहीं दे रही थी। वही इंदिरा गांधी महिला की बात करते हुए मेनका गांधी को धक्के मारकर घर से निकाल दी और दिल्ली से भगा दिया, जो लखनऊ में जाकर अपना पड़ाव डालकर बैठी, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। तो इसलिए ये राहुल गांधी जो वहां पर महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, ये एक छलावा दिखाई पड़ रहा है। महिला मुख्यमंत्री की बात होती तो चेहरा दिखाओ, बताओ इस चेहरा को महिला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर प्रियंका वाड्रा को ही जिम्मेदारी दे दो कि नहीं, प्रियंका वाड्रा अब यहाँ के मुख्यमंत्री होंगी। भले ही अगर वहां की सांसद बन सकती हैं तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी बन सकती हैं, लेकिन ये केवल दिखाने की कोशिश है, क्योंकि आजकल स्थितियां इनके प्रतिकूल चल गई है। पिनरई विजयन यानी वामपंथी पार्टियों का संगठन, जिसने अभी मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें भी महिलाओं की बात की। अब राहुल गांधी के मैनिफेस्टो पर तो भरोसा होता नहीं, कर्नाटक में पूरा नहीं किया, तेलंगाना में पूरा नहीं किया, तो इसलिए अगर खटाखट योजना ये अनाउंस भी करते हैं, कोई भरोसा नहीं करता। सरकार अभी विजन की है तो विजन पर भरोसा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अनाउंसमेंट किया है। अब महिलाओं को फ्री राइड देने की बात की गई,
कि बसों में मुफ्त में यात्रा करना होगा। महिलाओं को कूपन देने की बात की गई कि आप कुछ भी खरीद सकती हो, इतने पैसे में आपको ये फ्रीडम दी जाएगी। तो महिलाओं के लिए जो वामपंथी पार्टियों की सरकार जो अभी है उसने अनाउंसमेंट किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उससे ऊपर जाकर राहुल गांधी अब ये करने लगे कि महिलाएं आगे बढ़े और सीधे मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर दे। इसलिए जो केरल के अंदर इन्हीं की प्रवक्ता उन्होंने आरोप लगाया जब टिकट बंटवारा हुआ था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है कांग्रेस के अंदर, टिकट बंटवारे में भी उसके साथ अन्याय किया जाता है। और इसी बात को लेकर वहां की एक महिला सांसद ने भी आरोप लगाया कि ट्रांसपेरेंसी टिकट बंटवारे में नहीं है। बगल के राज्य तमिलनाडु के इन्हीं के महिला सांसद ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में भी कांग्रेस जस्टिस नहीं कर रही है अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ। तो कोई भी महिला नेता जो अभी कांग्रेस के अंदर है, क्या उसका सम्मान है? प्रियंका वाड्रा तो नेहरू गांधी खानदान की है, इसलिए उस खानदान के लोगों में ये नहीं देखा जाता है महिला है या पुरुष है, ये आदमी है, ये आदमीयता का गुण इसमें है कि नहीं, ये किस तरह का आदमी है, ये सब नहीं देखा जाता। उसकी प्रवृत्ति भी नहीं देखी जाती। नहीं तो राहुल गांधी की जो प्रवृत्ति है उसमें तो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं बन सकते थे और नहीं अभी कांग्रेस को लीड करने की जिम्मेदारी इनको मिलती। लेकिन अभी केरल में कांग्रेस फंसी है और उनके नेता सतीशन कह रहे हैं कि नहीं, अगर केरल में इस बार कांग्रेस जीत नहीं पाई तो ये केरल में यूडीएफ की विदाई हो जाएगी, उसकी पार्टियां उसके साथ खड़ी नहीं रहेगी। इसलिए राहुल गांधी को लगता है चलो उम्मीद है तो थोड़ी उम्मीद और बढ़ा लें, इसलिए केरल में डेरा डंडा गाड़ कर बैठे हैं। असम से डरे हुए हैं, बंगाल जा नहीं सकते, तो ऐसी स्थितियों में वो केरल में एक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि राहुल गांधी आए, स्टालिन को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी ही पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो इसलिए केरल ही एक ऐसी जगह है जहां राहुल गांधी को थोड़ा बहुत उनके इर्द गिर्द के लोग जैसे केसी वेणुगोपाल वहीं से आते हैं, ये सारे लोग मिलकर कुछ सम्मान दे सकते हैं। इसलिए वो केरल में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, केरल में बिजी हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तभी लोकसभा में भी आज मौजूद नहीं थे। लेकिन एफसीआरए के नए संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज इतना हंगामा क्यों किया है? इस बिल से क्यों डर गए हैं कांग्रेसी? देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसको ये समझ नहीं आता कि देश की व्यवस्थाओं में किसकी क्या जरूरत होती है। सबसे ज्यादा समय तक सरकार रही है और एफसीआरए का इस्तेमाल और इसका अमेंडमेंट सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकारों में हुई और सबसे ज्यादा परेशानी भी इसी के सरकारों में रही है। ये जो एनजीओ का पूरा गैंग चलता है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था एनजीओ की है कि पहले संगठन बनाओ, संगठन में उन क्षेत्रों में काम करने के लिए डेवलपमेंट में नहीं बल्कि लोग जुटाओ और उसके बाद एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करो कि कभी भी उन लोगों का इस्तेमाल प्रोटेस्ट के लिए किया जाएगा। दूसरे लेवल पर ये देखते हैं कि कौन कौन से उस क्षेत्र के वकील हैं जो कि लीगल बैटल हमारे साथ लड़ सकते हैं और वहां का कौन सा संगठन है, किसानों का हो, मजदूरों का हो, आदिवासियों का हो, जो लीगल बैटल में हमारा साथ दे सकता है। और तीसरे लेवल पर ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। विरोध में सरकार है तो अभी जैसी चीजें चल रही है, जितने एनजीओ है वो परसेप्शन बनाने की कोशिश करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ याचिका किसने दायर की? एनजीओ ने। ये हसदेव जंगल में कोयले के खुदाई के खिलाफ ये याचिका किसने दायर की? वहां के किसानों को, मजदूरों को क्यों किसने भड़काया? आदिवासियों को किसने भड़काया? गुजरात में कोल प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए इसने संघ के एक छोटे से संगठन तक को टाई अप कर लिया था प्रोटेस्ट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ली। उस एनजीओ का जो चलाने वाला था वो एक वकील था और जब उसकी जांच हुई तो पता चला ऑस्ट्रेलिया के कोल माइंस के लोग, जो कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया के कोल जो है वो आता है भारत में और गुजरात में तटीय इलाकों में जो भारत में बिजली उत्पादन के लिए नियम बनाए गए हैं कि अगर कोस्टल एरिया में पावर प्लांट लगाते हैं तो इंडियन कोयले का उपयोग नहीं करना है, आपको इंपोर्ट करना है। वहां के सारे कोल माइंस वालों ने इसे पैसा दिया, विदेशी फंडिंग दिखाई पड़ी, ईमेल क्रैक हुआ और पता चला कि उसके इशारे पर ये प्रोटेस्ट करवा के कोल माइंस को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये हमेशा से कॉन्स्पिरेटर रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश और वहां पर चलने वाले संगठन, बड़े बिजनेस हाउसेस अगर अपना पैसा किसी दूसरे देश के एनजीओ को दे रहा है तो उसका अपना इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट हमेशा से ऐसे ही रहता है। फोर्ड फाउंडेशन कोई ऐसा नहीं है, अमेरिका ने
दान पुण्य करने के लिए बनाया है। वो बना ही इसलिए है कि उन देशों में वैसे एनजीओ तैयार करो जो उस देश में हमारा एजेंट बनकर रहे। और ऐसे ही एजेंटों ने कांग्रेस की सरकारों के समय भी इनको हालत खराब कर दिया था। एक कुडनकुलम प्रोजेक्ट जब चल रहा था तमिलनाडु में ही, और रूस के सहयोग से हम परमाणु संयंत्र बना रहे थे बिजली बनाने के लिए, तो उस समय यूरोप के देशों को लगा, अमेरिका से हमारा सिविल न्यूक्लियर डील हुई नहीं थी, अमेरिका और यूरोप के एनजीओ ने मिलकर कुडनकुलम प्रोजेक्ट को रोके रखने के लिए 1.5 साल तक प्रोटेस्ट किया। और अभी तक रिकॉर्ड है कि मनमोहन सिंह की सरकार में कुडनकुलम प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा यूएपीए का इस्तेमाल किया गया। देशद्रोही बताया गया उन लोगों को। 1200 से ज्यादा मुकदमे हुए थे जिसमें यूएपीए लगा हुआ था, और उसमें फ्रेंच नागरिक पाया गया, उसमें यूरोपियन नागरिक पाया गया जो वहां से आकर यहां प्रोटेस्ट कर रहा था क्योंकि रूस के साथ हमारा परमाणु संयंत्र चल रहा था, बन रहा था। ये स्थितियां इन लोगों की रही है। तो उस समय तो आपको एनजीओ के खिलाफ काम करना था। आज जब आपकी नैरेटिव का इस्तेमाल वो एनजीओ वाला कर रहा है, उसके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की जा रही है, अमेंडमेंट लाया जा रहा है कि नहीं आपका एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए ताकि गलत इस्तेमाल मत करो, आपको जो पैसे विदेशों से मिलेंगे उसका मैक्सिमम 20% ही आप ऑफिशियल वर्क में खर्च करोगे। ये हर्ष मंदर, कांग्रेस का दलाल जो कि सोनिया गांधी के एडवाइजरी ग्रुप में था, उसका ऑफिस एनजीओ चलाता है और वो आईएएस से रिटायर हो चुका है। वो हर्ष मंदर के ऑफिस कारपोरेट ऑफिस से ज्यादा बेहतरीन है, और वो विदेशी पैसों से ऑफिस चलाता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को 2-2, 4-4 लाख रुपए सैलरी देता है। कहां से आते हैं पैसे? इसलिए ये अमेंडमेंट के खिलाफ इसलिए विपक्ष या कांग्रेस लीड कर रही है क्योंकि इसे लग रहा है कि विदेशी फंड से हमारा ही नैरेटिव तो चलाया जा रहा था। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो हमारा नैरेटिव ही रुक जाएगा। पहले यही चलता है, फिर कांग्रेस चलती है प्रोटेस्ट करने के उस रास्ते पर। बिल्कुल। साथ ही एक चीज और जानना चाहेंगे, इस बंगला पॉलिटिक्स को लेकर कैसे कांग्रेस पार्टी फंस गई है? देखिए, अभी तो बोरिया बिस्तर हटाया जा रहा है। जिस तरीके से 24 अकबर रोड में नोटिस मिला और नोटिस के बाद जो 28 मार्च तक का समय दिया गया था उसे एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद कांग्रेस को लग गया, सारे लीगल एस्पेक्ट की तलाश कर ली इसने, और उसके बाद अब लगने लगा कांग्रेस को कि नहीं, इसे तो खाली करना पड़ेगा। और इसका असर क्या था, ये किया क्यों गया था? क्योंकि सोनिया गांधी ने बहुत सही तरीके से मीटिंग में समझाया कि देखो भाई, ये ऑफिस तो अभी कुछ समय तक हमारे पास रहना चाहिए, हमारे बंगले के सामने है। और सोनिया गांधी के 10 जनपद में काम करने वाले 80% लोग वो सोनिया गांधी के बंगले में नहीं रहते, वो सब रहते हैं यही 24 अकबर रोड में। ये जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसी के कमरों में सोनिया गांधी के यहाँ काम करने वाले लोग रहते हैं। और सोनिया गांधी ये इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए उन्हीं जगहों का इस्तेमाल करती है। आधी व्यवस्था 10 जनपद की 24 अकबर रोड से होती है। इसीलिए इन लोगों ने समय मांगा कि उन लोगों को जो वहां पर रह रहा है अचानक से कहां शिफ्ट किया जाएगा। अब ये व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं नहीं, दूसरे जगहों पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। पहले राजीव गांधी फाउंडेशन पर भी अब जाने वाला है। नेहरू भवन में राजीव गांधी फाउंडेशन का जो दफ्तर है उसके खिलाफ भी याचिका दायर हुई थी, और सरकार ने ये माना है कि नहीं, इस जगह पर नेहरू भवन के अंदर जहां मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस है वहां राजीव गांधी फाउंडेशन का दफ्तर नहीं होना चाहिए, ये कहीं और शिफ्ट कर लें, क्योंकि ये फाउंडेशन कोई सरकार का नहीं है, कांग्रेस का फाउंडेशन है और इसे दफ्तर अलाउट किया गया सरकारी स्तर पर। तो ऐसे कई रायसीना रोड से लेकर 24 अकबर रोड, 26 अकबर रोड और अब तो 10 जनपद की बात हो रही है। तो इन जगहों को खाली कराने का नोटिस फिर से आने वाला है। सोनिया गांधी ने सरेंडर कर दिया है, अपने वर्कर्स को वहां से निकाल रही है, नए ठिकाने तलाश किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों को लग चुका है कि बंगला तो अब खाली होकर रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी इन दिनों केरल की सड़कों पर घूम रहे हैं, अलग अलग दाव चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर काफी अलग है। संसद के भीतर एफसीआरए से जुड़े बिल पर कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया है। राहुल गांधी तो खुद नदारत रहे, जबकि सांसदों ने मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन भी किया है और सदन की कार्रवाई बाधित की गई। इस मुद्दे पर दिल्ली में पार्टी की एक अहम बैठक भी बुलाई गई और कांग्रेस का ये विरोध सवालों के घेरे में भी अब आ गया है। साथ ही बंगला पॉलिटिक्स को लेकर भी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।